नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। एक बार फिर मैं और रितिका बर्मन जी एक नई विचार चर्चा के साथ आपके सामने आए हैं और आज की हमारी विचार चर्चा पिछली विचार चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एडीएचडी नाम की जो समस्या है, वो पहले हमने इस पे चर्चा की थी कि बच्चों में वो समस्या कैसे होती है और कैसे वो लगातार बढ़ती चली जाती है। कैसे हम लोग उससे उसके साथ निपटते हैं और कैसे वो उस तरह से निपटने से और ज़्यादा बढ़ती है और कैसे उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। आज हम बात करेंगे बड़ों में यानी एडल्ट्स में यानी 18 साल की उम्र से जितने भी बड़े लोग होंगे, उनमें अगर एडीएचडी की प्रॉब्लम आती है, तो उसको कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हमें ट्रीट करना चाहिए, कैसे वो बढ़ रही है, कैसे उसको हम कम करके खत्म कर सकते हैं। रितिका जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। रितिका जी, एडीएचडी जी, अ, बच्चों में हमने डिस्कस किया, तो जी। बड़ों में भी ये प्रॉब्लम होती है? ये थोड़ी-सी अ, बता दीजिए कि इसमें ये बच्चों से ही बड़ों में चली जाती है या बड़ों में बड़ी उम्र में जाके होती है? सर ये बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा जन्म लेकर आ जाता है बाहर, तो उसमें ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं की जाती, उसमें ये चीज़ नोटिस नहीं की जाती है थ्रू पेरेंट्स। तब तो ये सीधा एडल्टहुड में जा कर के, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 17 या 18 की एज तक हो, या उसके बाद कहीं कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया हो जिससे ये उसमें दिखने सिम्टम्स शुरू हो जाएँ। तब डेवलप की जाती है और तब समझ में आता है कि इस बच्चे को एडीएचडी है। बट हुँ, कई बार ये चीज़ जेनेटिकली भी हमें फॉरवर्ड मिलती है, यानी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम फादर मदर, अगर कोई सफ़र कर रहे हैं तो उनसे बच्चे को मिल जाएगी थ्रू प्रेगनेंसी एंड थ्रू कंसीविंग प्रोसेस। सेकेंडली, जैसे हमारी पीढ़ियों से चलती आ रही हो, तब हम बच्चे में देख सकते हैं ये चीज़। या फिर अगर कभी घर के एनवायरनमेंट, कोई ऐसा एनवायरनमेंट जो बहुत ही टॉक्सिक हो बच्चे के लिए, या फिर बाहर की दुनिया जहाँ पर उसने कुछ ऐसा देख लिया, जैसे कि किसी छोटा बच्चा है, बड़े भाइयों के साथ रहता है, और बड़े भाइयों ने कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें की हैं जो उसका असर छोटे बच्चे के लिए गलत था। उसने वो सीखा, उसने उसको नेचुरल माना, अडॉप्ट कर लिया और वो बढ़ती चली गई। तो जो उससे समस्याएं हुई, वो चीज़ें भी, क्योंकि अब बच्चे को तो समझ नहीं है ना वो सही है गलत है, उसने तो अडॉप्ट कर लिया। जब वो प्रैक्टिकली उसको करेगा तो कहीं ना कहीं डांट मिलेगी, मार मिलेगी, दुत्कार मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसके ऊपर एक्सप्रेशन गलत डालेगा, तो वो भी एडीएचडी का हो सकता है पीड़ित बच्चा। अब इनके सिम्टम्स बच्चों में, छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं। जब हम किंडरगार्टन कहते हैं, किंडरगार्टन से फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड तक फिर भी ज़्यादा होते हैं, एटलीस्ट 10 to 15 सिम्टम्स या 6 to 7 सिम्टम्स देखने मिल जाते हैं। पर जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से 18 स्टैंडर्ड तक की बात करते हैं, तब मोस्टली टाइम बच्चों में हमें सिम्टम्स कम दिखते हैं और गिने चुने दिखते हैं। जैसे कि बच्चा अगर या तो अपने गुस्से को एकदम से, मतलब एकदम से बर्स्ट आउट हो जाएगा, और उसके चोजन वर्ड्स जो होंगे वो सही नहीं होंगे। अब जैसे इसमें हम कह सकते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चीज़ों को नहीं रख पाएगा, उसके लिए कुछ भी ऑर्गेनाइज करना इम्पॉसिबल है। इवन एक स्कूल बैग भी, ये छोटे बच्चे में भी है, ये बड़े बच्चों में भी है। वो अपना रूम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, वो अपना प्लेग्राउंड पे जाकर के उसको पता ही नहीं चीज़ लेके गया था, वहाँ भूल के आ गया। ये चीज़ें हैं। फिर जैसे कि अगर कोई ड्राइव कर सकता है बच्चा, बिकॉज आज की एज में 6-7 की एज में आई गेस सब एक्टिवास ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, 8 स्टैंडर्ड तक भी। तो जब वो ड्राइविंग करते हैं तो वो या तो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे, एकदम ऐसे जैसे धूम वाली मूवी आई वैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो हो गया। इससे वो अपना नुकसान करते ही हैं पर दूसरे का भी करते हैं। वो इस तरह की एक उनके अंदर है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से किसी और का नुकसान भी हो जाता है। वो ज़्यादा देर किसी भी क्यू में नहीं खड़े हो सकते, किसी भी लाइन में खड़े होना स्टेडली उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो स्टिल नहीं खड़े हो पाएंगे, और वो खड़े ही नहीं हो पाएंगे, क्यों छोड़ के चले जाएंगे। बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए बोरियत ऐसी है कि अगर आप एक फिल्म दिखाने लेके गए, पूरी फैमिली इंजॉय करिए, बट वो बच्चा 15 से 20 मिनट के बाद भी बोर हो सकता है वो इंटरवल के बाद हो, पर कई बार बच्चों में आधे घंटे से पहले ही बोरियत देखी गई है चीज़ों में होती हुई। क्लास में ऐसे बच्चे बैठ ही नहीं सकते। उनको अगर आप कोई टेस्ट देंगे, हो सकता है इनका आईक्यू बहुत तेज़ हो, ज़रूरी नहीं कि आईक्यू लेवल इनका लो होगा। आईक्यू लेवल मोस्टली बहुत हाई निकलता है। रेयरली जब इनको एडीएचडी के साथ कोई और बीमारी भी होती है, तब इनके आईक्यू पर ज़्यादा असर पड़ता है और आईक्यू लेवल लो हो जाता है। अदरवाइज इन बच्चों को
किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आती है, दे डू एवरीथिंग वेरी परफेक्टली बट नॉट ऑन टाइम। इनको अगर एग्जाम भी देना है तो एग्जाम में भी दे हैव टू बी गिवन अ प्रायोरिटी ऑफ ठीक है आप इसको इतने टाइम की जगह पे कंप्लीट कर लीजिए, जब हो जाए बता दीजिएगा, उनको वो देना पड़ता है। इसके बाद जैसे कि इनके लिए एक होता है कि हम फैमिली के साथ एक किचन में खड़े हैं, हम खाना बना रहे हैं, एवरीवन इज पुटिंग देयर एफर्ट, सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। बट अगर कहीं नेगेटिव वर्ड ने कुछ ऐसा बोल दिया, जैसे कि पेरेंट्स की ही चाहे एक लाउडर वॉइस में एक ऐसी कन्वर्सेशन हो जाए जो इस बच्चे को लगे कि नेगेटिव इफेक्ट है, कि वो लड़ रहे हैं, तो ये बच्चा अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हो सकता है गलत वे में उसको प्रेजेंट करते, चाहे वो गिलास फेंक करके हो, चाहे वो किसी भी वे में हो। और अगर हम इनकी इन चीज़ों को मूड स्विंग समझ लेते हैं, तो यही कि अभी एडल्ट हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं इनमें, इसलिए शायद ये चीज़ें कर रहे होंगे, नहीं। ये ना तो हार्मोन चेंजेस के साइंस है, ना ही ये हमारे ऑर्गन्स के बढ़ने के चेंजेस साइन है, नहीं। ये चीज़ें इनके माइंड पे जो असर पड़ रहा है उसका ये लोग इस तरह से जाहिर करते हैं। इनको ज़्यादातर अपने इमोशन समझ में नहीं आते। हम अपने सैडनेस को समझ सकते हैं, ये नहीं समझ सकते। ऐसे बच्चे जब स्कूल की लाइफ में होते हैं ना, स्पेशली फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड टू +2 स्टैंडर्ड, तब जो चेंजेस आते हैं उनमें इनके लिए मिक्स ऑफ इमोशंस को समझ पाना नामुमकिन हो जाता है, और ये इमोशंस बोल नहीं पाते। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द केस स्टडी, जो इतने भी मेरे पास मैंने देखे हैं, केसेस पढ़े हैं या मैंने डील किए हैं, उनके अकॉर्डिंग अक्सर ये देखा गया है कि 7 से +2 के स्टैंडर्ड्स के बीच में एक आउटर फीलिंग्स जो होती है वो अट्रैक्ट होनी शुरू होती हैं, और जब उनसे मुलाकात होती है ना, तब ये बच्चे इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ना तो ये एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना तो बोल पाते हैं, ना तो लिख पाते हैं। और ये चीज़ें इनको इग्नोरेंस ऑफ सोसाइटी तो देती ही है, बट कहीं ना कहीं इग्नोरेंस ऑफ दैट पर्सन भी देती, जिस पर्सन के लिए वो चीज़ हो। और घर वालों से तो बोल ही नहीं पाते, उनको लगता है कि मैं घर पे कैसे बात करूंगा, मैं करूंगा तो मेरे को ही बोलेंगे, और इनके माइंड में फर्स्टली कभी भी पेरेंट्स नहीं आते हैं। उसका रीज़न ये है कि ऐसे बच्चों को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता बचपन से, क्योंकि जब फाइंड आउट ही नहीं किया, फिर घर का एनवायरनमेंट, पेरेंट्स बिजी हैं, वो अपनी लाइफ देख रहे हैं, चलो पढ़ाने बिठा दिया, कभी डांट दिया, कुछ ऐसा वैसा, तो पेरेंट्स से फेमिलियर नहीं होते, इनका ज़्यादा रिश्ता उनके साथ स्ट्रांग नहीं होता। इसका एक एग्जाम्पल है, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी फॉर 9 months, आई हैव गिवन दी होम ट्यूशन, 9 years आई हैव गिवन होम ट्यूशन। उसमें से एक बच्चा मेरे पास था, उसका ही वॉज इन 6th स्टैंडर्ड टू 7th स्टैंडर्ड में, अभी उसका चल रहा था आगे जाने का। 6th स्टैंडर्ड में मैंने उसकी ट्यूशन्स लेनी शुरू की। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन देयर फैमिली, बट उसकी प्रॉब्लम पता क्या थी, जब भी उसके मदर लेके उसको पढ़ाने के लिए बैठते थे तो उसको मारते थे, डांटते थे, उसके जैसे चीक्स पुल कर देना गुस्से में या थप्पड़ लगा देना, वो चीज़ें करनी, और हमेशा नेगेटिव वर्ड्स बोलना, और कंपैरिजन विद डॉटर, उसकी बहन से कंपैरिजन, जबकि वो बच्चा अपनी बहन से ज़्यादा इंटेलिजेंट था। बट ये जब चीज़ें होती है ना, तो वो डल अपने आप को खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। सेकेंडली, उस बच्चे की सिर्फ एक कंडीशन थी, मतलब उसको एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को भी उतना ही प्यार दें, मेरे साथ उतना ही टाइम स्पेंड करें, मुझे समझें और मेरे साथ खेलें। छोटा बच्चा यही मांग सकता है। अगर आप अपने डॉटर के लिए कुछ लाए तो मेरे लिए भी वैसा ही कुछ लाओ। एक होता ना भाई बहन के बीच, वो बिल्कुल। नहीं समझ पाए। उन्होंने इस चीज़ को कभी समझा ही नहीं, तवज्जो भी नहीं दिया, ना ही उन्होंने 1% इस पर ध्यान दिया, किसी ने भी नहीं दिया। जब मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो मेरा अकॉर्डिंग टू दिस, मेरा पहला था कि मैं जानूं कि इसका रीज़न क्या है, कि इसको क्या इंटरेस्ट है। बिकॉज पढ़ाने में मैं बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ करती हूँ, जिससे बच्चे बहुत जल्दी क्विकली अपना सब कुछ कंप्लीट करके फ्री हो जाते हैं। व्हेन आई स्टार्टेड टू टीच देम, तो मैंने पहले उसका इंटरेस्ट जाना, फिर जाना कि उसमें बोरियत आती है नहीं आती है क्या नहीं है, एंड दैट चाइल्ड इन 6th स्टैंडर्ड स्कोर सेकेंड। जो रैंक होता है क्लास में, वो उसने स्कोर किया। और मेरा वे क्या था, मेरा वे सिर्फ इतना था कि मैंने उस बच्चे का इंटरेस्ट जाना। उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है कि उसको खेलने के लिए कोई चाहिए। दूसरा इंटरेस्ट, मेरे को कोई ना ट्रॉफी चाहिए, मेरे को कोई ना लालच चाहिए। दैट्स इट। थर्ड क्या था कि उसको खुश करने के तरीके चाहिए, क्योंकि अब पैम्परिंग चाहिए बच्चों को। वो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ बच्चे होते हैं, वो चीज़ थी वो। तो जब मैंने वो सब चीज़ें करनी शुरू की, मैंने गिफ्ट्स ले जाना, मैंने उसको एक चीज़ बोली, मैंने उसको सबसे बेस्ट एफर्मेशन देने, क्योंकि उसने मुझे एक दिन ये चीज़ बोली कि मैं तो बहुत नालायक हूँ, मैं तो बहुत गंदा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, क्योंकि वो वर्ड्स मदर के उसके अंदर थे ऑलरेडी स्टोर्ड।
मैंने उसको वहाँ से अफर्मेशंस देने शुरू किए, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स देनी शुरू की, अच्छी अच्छी बातें बोलनी शुरू की। जब मैंने बोलना शुरू किया कि यस यू आर अ गुड चाइल्ड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर द बेस्ट सोल ऑन दिस अर्थ, आपसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, जब ऐसी ऐसी चीजें बोलनी शुरू की ना, उस बच्चे में जो चेंज देखने मिला, विद इन 6 months उनकी मम्मी हैरान हो गई। मोस्ट जो मुझे हर्ट हुई चीज कि मदर उनके अपने पास स्टिक रखती थी एंड शी वाज टू बीट इवन हिम। और बीट तो चलो ये तो एक हल्का फुल्का कहीं मारना हो गया, इवन उसको कई बार होते हैं जंजीरें उनसे टाई कर देती कि बहुत शरारतें करता है। वो बच्चे की उम्र है, वो नहीं खेलेगा तो कौन खेलेगा? अब उसको अदर करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर दो। स्केटिंग्स आती हैं बाहर, बाहर स्विमिंग्स आती हैं, बाहर टेनिस टेबल टेनिस वाला, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कितनी गेम्स है वहां इन्वॉल्व करो। दीज आर नॉट दीज थिंग्स जिससे आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो, आप उसके लिए एक वर्स लाइफ दे रहे हो उसको जीने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पर जब मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया, मदर को इन्वॉल्व किया, मदर को समझाना शुरू किया, उनको एक तरीका दिया कि दीदी ये करो, क्योंकि उनकी मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो मैंने उनको बोलना शुरू किया, शी स्टार्टेड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि उन्होंने वो खुद चेंजेस जब देखे आफ्टर 6 months, तो शी स्टार्टेड टू एक्सेप्ट माई, मेरे दिए हुए चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया एंड शी स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट। और विद इन दैट ईयर जब उसने सेकेंड रैंक स्कोर किया, उनके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश हुए। उसके बाद दीदी ने मुझे कहा कि आप कंटिन्यू करो, तो मैंने 3 साल उस बच्चे को पढ़ाया, बहुत चेंज आया, बट 4th ईयर आई कुडेंट प्रोसीड। तो मैं उन्होंने किसी और टीचर को रखा, उस टीचर के साथ उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। जब उसने कहा मदर आप ही पढ़ाओ, पर मम्मी कहते मेरे पास टाइम नहीं है, तो टीचर आएगी। टीचर ने क्या किया, ट्यूशन टीचर ने, उनको तरीके नहीं आते थे, उनको सिर्फ आता था वो पढ़ाना, और इसको रिपीट करके उस बच्चे को रिसाइट करना और बोलना कि भैया आप इसको रिपीट करो, इसको मेमोराइज कर लो और बस बोल दो। उस बच्चे को तरीका नहीं सिखाया जा सकता। वैसे नॉर्मल बच्चे को आप बोल सकते हो तू इसको रट ले, वो बच्चा कैसे रटेगा? उसको तरीके चाहिए सिखाने के। तो जब वो चीज़ें होनी शुरू हुई तब उसने हाथ भी उठाना शुरू किया, तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, आई सेड कि इसको निकाल दो, आप बैठ के पढ़ाओ। और उसके बाद उसकी +2 के बोर्ड के एग्जाम्स तक उसने फर्स्ट रैंक स्कोर किया अपनी क्लास में। तो दिस इज द प्रोसेस जिसके लिए माँ बाप को समझना जरूरी है कि बच्चे का रूट कॉज क्या है। हम सीधा इल्जाम नहीं लगा सकते कि वो शरारती है। अगर आपको लगता है शरारती है, उसको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाइए। ये हमारे बेसिकली 6 स्टैंडर्ड से +2 स्टैंडर्ड के बीच में बहुत क्रूशियल टाइम होता है, समझना जरूरी है। अब इसी टाइम के बीच में फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड टू +2 स्टैंडर्ड आती है लड़कियों की बात। लड़कियों के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, जब उनके पेरेंट्स एक अच्छा रोल करें प्लेस में। क्यों? बिकॉज लड़कियां बड़ी हो रही होती हैं, पहली चीज़। दूसरी, उनको समझ नहीं आता है कि अब अगर जो चेंजेस उनमें हो रहे हैं उससे जो उनके मूड्स में बदलाव आता है, बोलने के तरीके में, बिहेवियर में, वो क्या है। इसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लड़कियां नहीं समझ पाती हैं। तो अगर मदर एंड फादर बोथ बैरियर्स तोड़कर अपने बच्चे के साथ एक अच्छा रिलेशन शेयर करें, तो वो उसको मूड स्विंग कहना, या फिर बच्चा बड़ा हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, ये कहकर टाल देना, वो गलत है। आज अगर लड़की को आप नहीं समझाएंगे ना, कल को हो सकता है किसी गलत रास्ते पे पड़ के वो समझकर वापस आ जाए, फिर क्या करेंगे? इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। देयर वाज अ गर्ल जिसके ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज़ का, वो आउटर सोसाइटी से मिला था उसे। हाउ दैट हैपेंड? लड़की स्कूल से अकेली आती थी। जब वो आती थी घर, तो उसको कोई पीछे से 30 to 35 एज का पर्सन फॉलो करता था। तो उस लड़की को गलत कमेंट्स देना, उसको नंबर देना, फ़ोन दे देना, उससे बोलना कि मेरे को फ़ोन कर। अब घर वालों से उसने बताया नहीं, घर वालों ने कभी चेकिंग भी नहीं की, वो कभी लेने नहीं आए। तो 2-3 दिन जब ये चीज़ चली, 2 हफ्ते हो गए, तो जो वहाँ के नेबर्स है, जो लोग उस गली से निकलती थी, तो उस गली के जो लोग थे, उनमें से कुछ लोगों ने नोटिस करना शुरू किया एंड रिस्पॉन्सिबल होने के नाते उनको वहीं रोका, बिकॉज लड़की बहुत घबराई हुई होती थी, शी वॉज जस्ट वेरी स्केयर्ड। वो जिस उसकी वजह से उसके घर में बाद में जब उन्होंने बुलाया पेरेंट्स को यहाँ पर उनके गली में, और लड़के को भी बिठा लिया, पुलिस भी बुला ली, जब पेरेंट्स भी आए तब उन्होंने बताया कि ये सीन इतने दिनों से चल रहा है, हमने स्टेप लिया है, आपकी बेटी ने घर पे बात नहीं की, कोई आपको दिखा नहीं ऐसा इसमें चेंज? तब पेरेंट्स ने कहा हाँ, ये हम अपना दरवाजा बंद करके बैठी रहती थी, खाना भी कम कर दिया, उदास भी रहती थी, तो हमें समझ में नहीं आया। तो कहते आपने बात क्यों नहीं की? सो सिंपल इट वॉज टू टॉक। और उसके अंदर डर जो बैठ गया था ना, वो डर निकला नहीं। वो डर उसका कम से कम 5 से 6 साल तक चला। वो बिलीव नहीं कर पाई कि ऐसा कुछ भी होता है लाइफ में।
वो कितना सॉफ्ट सा बच्चा, वो कहाँ इतने बड़े चेंज को झेल सकता था। तो वो चीज उसके अंदर डर के मामले में बैठ गई और उससे उसके अदर सिम्टम्स इंक्रीज होने लगे। फिर प्रॉपर काउंसलिंग्स वगैरह हुई, साइकोलॉजिस्ट थे उसकी, प्रॉपर उसके जो भी चेंजेस उसके डाइट में अदर चीज़ों में लाने थे वो चीज़ें होनी शुरू हुई। शुक्र है मेडिकेशन तक नहीं पहुंची, उससे पहले ही उसने अपने आप को अपने पेरेंट्स की हेल्प से, दोस्तों की हेल्प से ठीक कर लिया। तो शी इज़ लिविंग अ गुड लाइफ नाउ। ये था एक एग्जाम्पल लड़कियों के मामले में। अब इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये था आउटर, आउटर जो उसने सोसाइटी की तरफ से मिला उसको। अब एक जी, होता है जो हमें मिलता है हमारी फैमिली से, वो मोस्ट कॉमन है और ये सब इंडियन समझ सकते हैं, सब पेरेंट्स समझ सकते हैं कि जब हमारे घर में पेरेंट्स लड़ते हैं तो उस लड़ने जी, का इफेक्ट सीधा बच्चे पर चलता है, चाहे वो सोए हुए हो तब लड़ो, चाहे उसके जागने पे लड़ो, क्योंकि आपका एक एक वर्ड बोला हुआ उस बच्चे के माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। उसके बाद घर पे अगर अल्कोहल पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, आप सिगरेट्स पी रहे हैं बच्चे के सामने, और आप कुछ भी चला के बैठे हैं, आपको इतनी परवाह नहीं है कि सामने टीवी में क्या देखना है जब बच्चा बैठा हुआ हो, क्या सुनना है जब बच्चा बैठा हुआ हो, तो वो सारी चीज़ें बच्चे के दिमाग के साथ साथ उसके बिहेवियर में चेंजेस लाना शुरू कर देती है। ऐसे बच्चे ज़्यादातर अपने माँ बाप से दूर होना शुरू कर देते हैं, वो उनसे इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं, प्लस वो उनसे इतनी दूरी बना लेते हैं कि वो उनको अपने लिए हार्मफुल समझ लेते हैं और वो कहते हैं कि हमें इनके साथ रहना नहीं, या तो हम इनको मार देंगे। एंड दे एक्चुअली कुछ जगह चीज़ों कुछ बच्चों में देखा भी गया है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठा दिया या हुँ, फिर हाथ उठाने की कोशिश की। और यही रीजन है क्योंकि आपने घर का माहौल ही वैसा बनाया हुआ है। रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मदर अपने बच्चे, छोटे से बच्चे का, आई थिंक वो किंडरगार्टन का ही बच्चा था, छोटा सा बिल्कुल, उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी एंड उन्होंने अपना वो कैमरा सामने लगा दिया था। इस तरफ कैमरा था, इस तरफ मदर और बच्चा सेलिब्रेट कर रहे थे। फादर आए, मारना शुरू कर दिया बेफिजूल में मदर को, लगातार फॉर 15 मिनट्स ही केप्ट ऑन हिटिंग हर। हुँ, और बच्चे ने भी उसको रिपीट करना शुरू कर दिया, फादर मार रहे हैं मैं भी मारूंगा। तो सोचिए बच्चा क्या लर्न कर रहा है। मदर हुँ, तो झेल ही रही है बट आप बच्चे को क्या दे रहे हो। वो बच्चे में से निकल जाएगी चीज, जल्दी नहीं निकलेगी। आपको वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर भी उसके ऊपर भी, तब कहीं जाकर के वो +2 या कॉलेज तक उस चीज को भूल पाएगा, दिमाग से निकाल पाएगा, उस बिहेवियर को लेट गो कर पाएगा, क्योंकि ये बच्चे लेट गो करना नहीं जानते। हम जैसे बच्चे हमारे लिए इजी है, उनके लिए नहीं है, ये करवाना पड़ता है हमसे। इसके बाद इसके इसके जो रिसर्चर्स किए गए हैं इनके ऊपर कि एडल्ट्स में ये इनका मेन प्रॉब्लम क्या है, उसका अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जो रिजल्ट निकले हैं वो यही है कि या तो फैमिली मेंबर्स यानी मदर फादर से आगे ट्रांसफर होते हैं, या फिर ये अपना हमारे डीएनए टू डीएनए यानी हमारे पूर्वजों से हमें मिलते हैं, या फिर आउटर एंड इनर सोसाइटी का कारण है जिससे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कि ये तो हमने बात कर ली है 18 एज तक की। अब 18 एज के बाद अगर हम बच्चों पर आते हैं तो 18 एज यानी हमने स्कूल क्लियर किया है, स्कूल से हम कॉलेज में स्टेप इन हो गए हैं। अब कॉलेज लाइफ में आज की डेट में भी मोस्टली देखा जाता है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लड़कों की शादी कर दी जाती है, और कहा जाता है शादी के बाद अपनी स्टडी परस्यू कर लेना। आई मेट अ गर्ल इन मैं शूट के लिए जा रही थी टू अमृतसर, तो मुझे लड़की मिली मेरे साथ बैठी, शी वॉज हार्डली 22, बहुत खूबसूरत लड़की थी, हार्डली 22, मैरिड। और एक स्ट्रेंजर के साथ उसने बात करनी शुरू कर दी, मेरे साथ बात करनी शुरू की, उसने पूछा तो मैंने भी बताया मैं ये करती हूँ, ऐसा ऐसा मेरा काम है, आई डू सो मेनी थिंग्स। तो उसने फिर मुझे बताया, मैंने कहा आप क्या करते हैं, तो सडनली खुद से ही बात शुरू की। शी वॉज, मतलब उसे बैठा नहीं जा रहा था बात किए बिना, वो खुद से ही बात करने लग गई मेरे साथ। फिर उसने जब मुझे बताया कि उसके पेरेंट्स ने आफ्टर स्कूल ही उसको फोर्स करना शुरू कर दिया था फॉर मैरिज, शी सेड कि नहीं मुझे कॉलेज करना है। जब कॉलेज में उसने पहला ईयर कंप्लीट किया, सेकंड ईयर शादी हो गई, सेकंड के बाद थर्ड ईयर तक उसने कहा कि आप सेकंड ईयर कंप्लीट करोगे, थर्ड ईयर कंप्लीट करोगे, उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीना, मतलब आप अपने ससुराल में जाके ही पढ़ाई करोगे। कहती मैंने मान ली माँ बाप की बात, अब मैं क्या कर सकती थी, मेरे तो सपने बड़े थे। कहती मुझे तो मॉडल बनना था, मैंने तो बहुत अच्छे सपने देखे थे, मैं तो स्टाइलाइज बनना चाहती थी, होते ना आजकल स्टाइल करते हैं दूसरे पर्सन को, वो उसको बनना था। और उसके बहुत सुंदर सुंदर सपने उसने मुझे बताए। बट आई वॉज सरप्राइज कि जब उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसके घर में उसको इतनी रिस्ट्रिक्शंस दे दी गई ससुराल में कि वो बाहर अकेली नहीं जा सकती, घर के बाहर अकेली नहीं खड़ी हो सकती, कहीं जाएंगे तो सास के साथ रहना है उसको,
उसके बाद हस्बैंड के साथ ही आपको मार्केट तक भी जाना है। अब सिर्फ इसलिए वो ट्रैवल अकेले कर रही थी क्योंकि उसको सिर्फ कॉलेज जाना था और बस वाले कंडक्टर को बोल के बिठाया था कि इसका ध्यान रखना। हम्म, तो मतलब इतना सब कुछ, और बताते हुए वो रो पड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा आप खुश हैं? कहती है अगर मुझे मेरे सपने पूरे करने दिए जाते तो मैं भी शायद आपकी तरह होती। उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब बच्चे आप कंसीव कर लेंगे, कंसीव करने के बाद बच्चा बड़ा हो जाएगा तो पॉजिटिवली मुझे तो बोलना ही था, तो तब आप अपने सपने पूरे कर लेना है, बच्चे के थ्रू तो होंगे ही। तो उसको किसी तरह से काम डाउन किया। उस लड़की के अंदर जो दर्द भरा हुआ था वो भी तो AHD के सिम्टम्स ही हैं, और कितने ऐसे सिम्टम्स वो अपने बच्चे को भी पास ऑन करेगी आने वाले टाइम में। और उसका बच्चा हो सकता है उससे पीड़ित होने के साथ साथ किसी और कंसीविंग टाइम में अगर कुछ दिक्कत होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी, तो उससे भी डील करेगा। तो ये इस तरह के बच्चे हैं जो अगर हम मैरिज में सीधा डाल दे, बिना दुनिया दिखाए, बिना सपने पूरे किए, वो डील करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वर्किंग सेक्टर्स पर डील करते हैं इन चीज़ों से। अब उनको क्या दिक्कत आती है, उनको मल्टीपल टास्किंग नहीं पता कि मैं मल्टीपल टास्किंग कैसे करूं। अगर मैं फ़ोन चला रही हूँ साथ में मैं लैपटॉप पे कैसे काम करूं। मैं अगर इधर कॉफ़ी बनाने जा रहा हूँ तो पीछे मैं प्रिंटिंग के लिए अपनी शीट छोड़ के जा सकता हूँ। उनका दिमाग नहीं चलता और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ों। नॉर्मल पर्सन कर लेता है, नॉर्मल पर्सन एक बिजनेस के साथ जॉब भी कर रहा है, अदर बिजनेस भी चला रहा है, पर वो नहीं कर पाएंगे। कुछ के अंदर ये चीज़ें इसीलिए डेवलप होती है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। इवन लाखों करोड़ों रुपए देने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं मिल रही। जॉब ना मिलने का कारण या तो नॉर्मल हो सकता है कि ठीक है वो इंटरव्यूज दे रहा है, इट्स नॉट हिज लक, उसको नहीं मिली, वो फ्रस्ट्रेशन, वो डिप्रेशन, उन चीज़ों की वजह से उसमें ये सिम्टम्स दिखने लग गए। बट कई बारी ऐसा भी होता है कि वो पर्सन इतना क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर उसमें ये सिम्टम्स हम देख सकते हैं कि पहले से थे, कॉलेज एंड स्कूल लाइफ में से भी थे, बट कभी नोटिस नहीं हुए, तो वो भी यहाँ आकर के इस तरीके से निकलेंगे कि वो बच्चा इंटरव्यू दे ही नहीं पाएगा। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट वो जब इंटरव्यू के लिए जाएगा ना तो वो इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पाएगा। इंटरव्यू से पहले हो सकता है कि वही इंटरव्यू उसके साथ एज अ फ्रेंडली बेस पर प्रैक्टिस कर रहा हो, पर जब मेन इंटरव्यू आएगा वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा, उसे बोला नहीं जाएगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। और इन केस अगर उसको जॉब मिल भी गया तो वो उसके अंदर प्रोफेशनल वे में वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता, वो उनको फॉलो भी नहीं कर सकता, वो इंस्ट्रक्शन सुन करके अपने दिमाग में बिठा करके आगे फंक्शनिंग नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे बच्चे इस चीज़ की वजह से तो डिप्रेस होते ही हैं, साथ ही साथ जॉब ना मिलने की वजह से, फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से भी वो आगे सफ़र करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक लड़का है जो जिसने +2 क्लियर की। +2 क्लियर करने के बाद ही सेट कि मैं कॉलेज एक ब्रेक के बाद ज्वाइन करूँगा। वो चला गया ट्रिप पर। जब ट्रिप पर गया, ट्रिप से वापस आया तो उसने अपने फ्रेंड को देखा एक ग्रॉसरी शॉप में काम करते हुए। ये एक स्टडी केस है रियलिटी बेस्ड पे। जब वो ग्रॉसरी पर काम करते देखा तो उसने ज्वाइन कर लिया, कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। 6 महीने हुए थे सिर्फ काम करते हुए को। पहला उसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, सेकेंड उसने ब्रेक ले लिया, थर्ड ब्रेक से घूम फिर के जब आया तो उसने जॉब ज्वाइन कर ली। 3 सिम्टम्स तो हमें यही दिख गए। फोर्थ, जॉब जब कर रहा था 6 महीने उसने जो इनकम की उसकी सेविंग्स नहीं कर पाया, फालतू खर्च हो गया। रह किसके बेसिस पे रहा है? माँ बाप के खर्चों पर। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, अब उसको कोई दोस्त मिला जिसने उसको बोला कि भाई चल हम लोग वीडियो शूट करते हैं, मेरे को वीडियो बनानी है फिर यूट्यूब पर डालनी है, वो प्रोसेस करना है। वो उसके साथ चला गया, वीडियो एडिटिंग वगैरह एवरीथिंग उन्होंने किया, उसका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो गया। घर आकर के माँ बाप को बताया, खुशी खुशी कहता कि अब मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं इसमें अपना करियर परस्यू करूंगा, विदाउट हैविंग एनी थॉट कि मैं अपना खर्चा कैसे निकालूंगा अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें जो टाइम इन्वेस्ट करना है पीछे मुझे बैकअप तो चाहिए ना। घर पे छत, सिर पे छत चाहिए, मुझे जेब में पैसे चाहिए, मैं कहाँ से करूंगा? वो उसने नहीं सोचा, वो सीधा ही चलो मैं इसमें अपना टाइम दूंगा। वो स्पॉन्सरशिप्स के लिए बिना एक प्लान बनाए कि इसमें क्या स्टेप्स होने चाहिए, उसने सीधा वर्किंग शुरू कर दी, वो भी दोस्त के कहने पर। जैसा जैसा कहता गया वैसा वैसा करता गया। जब उनके पेरेंट्स ने बात करी साइकोलॉजिस्ट से, तो उन्होंने साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गलत कदम उठा चुका है या आगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है, तो आप सिर्फ इतना कीजिए कि उससे आराम से बैठकर बात कीजिए। और बात भी ऐसे करनी है कि उसमें ना तो तू वर्ड आए, ना तो उसमें उसमें ज़्यादा आई वर्ड यूज़ करना है, बिकॉज हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं बात करने में। तो वो चीज़, क्योंकि अगर एक भी शब्द गलत चुन लिया आपने बोलने में तो वो बच्चा आपको आपसे दूर कर देगा।
वो कहेगा आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, आपको मुझ पर विश्वास नहीं, वो खुद को खुद से गलत वर्ड्स दे रहा है। वो चीज़ नहीं करनी है, बहुत तरीके से बात करनी है और उसको इस तरीके से समझाना है, एक प्रैक्टिकल वे में प्ले क्रिएट करके, स्टोरी का प्ले क्रिएट करके, कि जी, उसको समझ में आए कि कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ। तो पेरेंट्स ने उस तरीके से उनसे बात करी और उसको कहा कि एक उस मोमेंट पे ले आए जहां पर वो अपनी पेरेंट्स को सुनकर समझ सके और अपने आप को सेटबैक कर दे कि हम तेरी मदद नहीं कर सकते फाइनेंशियली, एंड इवन आपको ये घर इतने महीनों में छोड़ना होगा बिकॉज हमने रेंट पे देना है। हुँ, तो इस तरीके से पूरा सिनेरियो क्रिएट किया कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करवाई। फिर उसका कॉलेज शुरू करवाया, जॉब शुरू करवाई, कॉलेज कंप्लीट कराने के बाद जॉब से फिर उसका प्रोफेशन चूज करने में उसके पेरेंट्स ने हेल्प की। इस बीच जो उसकी काउंसलिंग मिली साइकोलॉजिस्ट से, जो उसके पेरेंट्स ने हेल्प करी, उसके बेस पर वो कहीं जाकर के स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में आ सका, वो समझ सका। और इसी बीच उस काउंसलिंग के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू उसको समझ में आने लगा कि येस दिस इज द प्रॉब्लम विद मी। उसने एक्सेप्टेंस शुरू की अपने साथ। ये था हमारा वर्किंग बेसिस पर कि हमें क्या दिक्कतें आती हैं। ये टोटली हमारा आप ले सकते हैं 28 एज तक, या 28 से ऊपर आप 40 एज तक ले सकते हैं। और कई बार ये चीज़ें 40 के बाद इसलिए डेवलप हो जाती हैं, या 35 के बाद इसलिए डेवलप हो जाती हैं बिकॉज एक पर्सन जो पूरे साल मेहनत करता है या पूरी जिंदगी हाफ लाइफ उसने निकाल दी है अपने सपने को जीने के लिए, मेहनत करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोरोना ले लेते हैं, कोरोना में सब कुछ शट डाउन हो गया, कितने बिजनेसेस बंद हुए हैं। अगर उन बिजनेस ओनर से जाकर हम मिलेंगे ना, तो आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन से, एनजाइटी से, गुस्से से जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वो एडीएचडी के काफी सिम्टम्स उनमें दिखेंगे, हो सकता है अदर डिसीजेस के भी सिम्टम्स दिखें, बिकॉज उनका बिजनेस एकदम से लॉस में आया, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल है, देयर इज अ बॉय जिसने एक सब कुछ अचीव किया लाइफ में उसके फादर के होने पर, एंड हिज फादर वॉज द ओनली वन जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे। कोई लड़की नहीं जिंदगी में, मदर पहले से ही नहीं थी, सिर्फ फादर थे। फादर के होते उसने सब कुछ अचीव किया और फादर उसके बेस्ट फ्रेंड से भी बेस्ट फ्रेंड बन गए। देयर इज नो अदर पर्सन इन हिज लाइफ। अब ये पर्सन, यानी उसका बेस्ट फ्रेंड, बच्चे का बेस्ट फ्रेंड, जो कि 28 या 35 एज का पर्सन है, बच्चा, और उसके फादर हैं 50 to 60 एज के, जब वो चले गए, यानी उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में या कैसे भी उनकी डेथ हो गई, तो इस बच्चे को इतनी लोनलीनेस हो गई, ही इज लाइक कि देयर इज नो वन इन माई लाइफ। एकदम से जहां इतना खुश था कि मेरी जिंदगी मेरे साथ है, वहां उसके फादर ने उसको आगे की चीजों के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, और वो नॉन प्रिपेयरेंस उसके लिए एक लॉस बन गया। जब ये लॉस बना तो जिस चीज को उसने कभी किया भी नहीं था वो करने लग गया, यानी वो ड्रग्स लेने लग गया, वो स्मोक करने लग गया, वो अल्कोहल लेने लग गया। तो जो चीजें उसमें कभी शायद उसके पेरेंट्स ने भी नोटिस नहीं की, उसने भी नोटिस नहीं की, वो चीजें अचानक इन चीजों की लोनलीनेस की वजह से, एक फियर ऑफ लूजिंग समवन इन देयर लाइफ, उसकी वजह से डेवलप होने शुरू हो गई। जी, अगर इसके लिए उनके पेरेंट्स ने पहले से प्रिपेयर किया होता तो ये चीजें कभी भी लाइफ में नहीं आती। इसी तरह से बिजनेस लॉसेस में भी होता है। बहुत सारे ऐसे बिजनेस पर्सन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कई तो ऐसे भी देखे हैं जो टिकटॉक बंद होने के बाद भी डिप्रेशन में आ गए हैं। ये बिल्कुल, तो जब बिल्कुल। उनको पता चला, अच्छा अच्छा ये एमोजी आ गया है, या पता नहीं कौन कौन से आगे इंस्टाग्राम ने भी कर दिया, तब जाके वो थोड़ा सा वापस आए। कई तो हुँ, ये भी देखा गया है कि जब फैट शेमिंग की गई उनको टिकटॉक्स पर या इंस्टाग्राम्स पर, तो उन्होंने, कईयों ने तो बहुत नेगेटिवली ले लिया और कईयों ने बहुत पॉजिटिवली ले लिया। नाउ इट टोटली डिपेंड्स हाउ द पर्सन कैन बी डीलिंग विद समथिंग। तो ये इस तरीके से चीजें डेवलप होती हैं। इट्स नेवर कि अब जो जेनेटिकली हमें फॉरवर्ड हो रही है वो हो सकता है पहले दबी हुई हो, बट हो सकता है बाद में ऐसी कुछ सिचुएशंस की वजह से वो उभर के आ जाती हैं। ये चीजें हैं। इनके बहुत सिंपल से क्योर्स हैं। सबसे पहला क्योर है कि जिस बच्चे को, अगर आपको लगता है ना कि इस बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसको बैठ कर जो मूवीज लास्ट बताई थी, या आप ऑनलाइन वैसी मूवीज और भी बहुत सारी हैं सर्च कर सकते हैं, उनको जब बैठ कर अपने बच्चे के साथ देखेंगे ना, तो बच्चा अपने आप को पहली बार में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। पर जब आप हफ्ते में उसको, हर रोज हफ्ते में, जैसे संडे के हमने देखना ही देखनी है, वही मूवी रिपीट में देखनी है, कम से कम 2 महीने देखो, बच्चा रिलेट कर सकेगा, वो समझ सकेगा कि हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है, या अगर कभी ऐसा हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब अब अपेरेंटली अगर मैं, मेरे जैसा कोई पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ होगा, मैं किसी मूवी करेक्टर के साथ खुद को रिलेट करूंगी, तो मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करूंगी और वो चीजों को ग्रैब करना शुरू कर दूंगी।
उसकी जो उसमें प्रॉब्लम्स आई और उसकी हेल्प हुई, वो मैं अपने साथ लेकर चलूंगी कि मेरे साथ होगा तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो वो भी उस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और ये उनके लिए उनके लिए थेरेपी बन जाती है, खुद को समझकर एक्सेप्ट करके आगे चलने के लिए, और ये बहुत ईजी कर देती है बच्चों के लिए, बहुत ईजी कर देती है। सेकेंडली, ऐसे बच्चों की डाइट बहुत हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं और वो टाइम टू टाइम, पर आवर, पर मिनट, पर सेकेंड, पर डे वो बढ़ रहे हैं हर तरीके से। तो उनकी डाइट में स्प्राउट्स होने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, जूसेस होने चाहिए, ग्रीन लीफी जूसेस हो, वाइट गॉड का जूस हो जाए, सफ़ेद कद्दू का जूस, या फिर अदर ऐसी चीज़ें जो टोटली नेचर से मिलती हैं, वो चीज़ें उनको देनी चाहिए। इसके बाद कोई भी बाहर की चीज़ उनको नहीं देनी है, उसका रीज़न है, कोई भी प्रिजर्व चीज़ तो खास करके नहीं देनी है, जैसे कि प्रिजर्व जूसेस हो गए, प्रिजर्व जो होते हैं ना फ्रिज में गोल गोल मैकेन जैसे आते होते हैं, वो चीज़ें नहीं देनी। कोई भी कलर्ड, जो जिसपे कलर डलता है ना, जैसे आइसक्रीम्स में कलर डलते हैं, बाकी चीज़ों में डलते हैं, वो चीज़ें नहीं देनी। अगर बच्चे माँ बाप कहते हैं कि हमारा बच्चा ना ये चीज़ खाता नहीं है, आपके यहाँ पता नहीं कैसे खा लेता है, क्योंकि स्कूल्स में, ये किंडरगार्टन स्कूल का है, एक मदर ने आके बोला कि हमारा बच्चा घर पे खाता नहीं है, अगर आपके यहाँ पर हमें नहीं पता है कैसे खा लेता है। तो उसके टीचर ने बताया कि हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ बनती है वो नेचुरली बनती है और हाथ से बनती है, यहाँ पर हम बाहर से कुछ नहीं लाते, इवन वेजिटेबल्स भी बैकएंड में हमारे ग्रो करते हैं नेचुरली, बच्चों को इन्वॉल्व करके। तो उनकी मदर से पूछा तो कहते हैं हमारे घर में हम वर्किंग होने की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो या तो शेफ बना जाता है, मतलब जो मेड है वो बना जाती है, तो बच्चा खा लेता है, पर जब हम बाहर से मंगाते हैं मोस्टली तो नहीं खाता, भूखा रहता है। तो रीज़न ही यही है कि वो जो चीज़ें उसके अंदर है ना, वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, और वो उनको देख करके ही उनसे दूर हो जाता है, वो बच्चा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा इस फूड को। और अगर ऐसी चीज़ें अंदर जाएंगी तो ये चीज़ें अंदर जाके डैमेजेस ही क्रिएट करेंगी, क्योर नहीं करेंगी। और क्योरिंग पावर जो बच्चे की नेचुरली उनमें है, गॉड गिफ्टेड वे में, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, नीचे जानी शुरू हो जाएगी, लो होनी शुरू हो जाएगी। ये इनके क्योरिंग्स हैं। इसके अलावा अगेन वही चीज़ें हैं कि बच्चे को नेचर से जोड़िए, पेट्स से जोड़िए, एनिमल्स के बीच में रखिए, मड्स के बीच में रखिए, मिट्टी के बीच में चलना सिखाइए उनको, जितना हो सके नेचर से जुड़ें, जितना हो सके, और नेचुरल फूड ही दें, जो मर्जी हो जाए उनको नेचुरल फूड ही दें। जी। इसके बाद आता है इसमें, हाँ, अगर ADHD का अगर हम ध्यान ना दें, और किसी भी रीज़न से बच्चे में ADHD होने के बाद भी ध्यान ना देने पर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएं जिसकी वजह से बच्चा अदर पर्सनालिटीज़ को, अदर डिसऑर्डर्स को अपने अंदर वेलकम कर दे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा रिस्केबल होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि इनमें पर्सनालिटी तो पहले बार डेवलप होती ही नहीं है, पर ये अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ किसी और की पर्सनालिटी को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, चाहे फिर वो कोई करेक्टर हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। जैसे कि तारे ज़मीन पर अगर हम देखें तो वो अपने शब्दों को उड़ता हुआ दिखता था, वो उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड थी। उसी तरीके से कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे वो आज अभी नॉर्मल बैठे हुए हैं, पर वो इमेजिनरी वर्ल्ड में एस्ट्रोनॉट बन गए, फिर एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता वो उन चीज़ों को लाइफ में ही ले आते हैं, वो एस्ट्रोनॉट बन के घूमते हैं। अगर ऐसे बच्चे किसी और चीज़ से, सपोज कीजिए किसी मूवी से इन्फ्लुएंस हो जाएं, तो वो तो गलत कैरेक्टर्स को ही अडॉप्ट करेंगे, वो राइट वन को कर ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे बच्चे ज़्यादा इमेजिनरी भी होते हैं, पर्सनालिटी किसी की भी अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। और ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ये बहुत जल्दी कोई भी चीज़ एक बार में नहीं सीख पाते हैं, दे हैव टू, उनको रिपीटेशन चाहिए उन चीज़ों में, और वेराइटी वे में सिखाना पड़ता है। जी। अगर किसी भी बच्चे में 5 से ज़्यादा लक्षण दिख जाते हैं ना, तो उसी वक्त बस उस बच्चे को क्योरिंग के वे में ही ले चलिए। ये मत सोचे कि नेचुरल वे में क्योर नहीं हो सकता, हो सकता है। मेडिकेशंस लास्ट टू लास्ट दी जाती हैं, वो भी तब जब नेचुरल वे में बच्चा क्योर नहीं किया जा सकता, बिकॉज जहाँ आपने मेडिसिन देनी शुरू कर दी, वहाँ पर बच्चा पूरी तरह से अंदर से, आपको लगेगा बाहर से वो एक्टिव है, जिस टाइम मेडिसिन देना बंद कर देंगे उसी टाइम वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, और वो एक्चुअली वर्स होती है। एंड अगर ऐसे बच्चों को कफ भी है, कोल्ड भी है, तो काढ़े देना शुरू करें, मेडिसिन कोई भी नहीं देनी, नॉर्मल से नॉर्मल मेडिसिन भी नहीं देनी है।
इनके लिए 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, अगर पेरेंट्स देख सकें और बच्चों को भी दिखा सकें तो बेस्ट है। इसमें एक है, यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, एक है हाउ ADHD affect adults, ADHD not just for kids, ये फुल डॉक्यूमेंट्री है पहली। दूसरी है, इसका नेम है चैनल का ओनली ह्यूमन, वहां पर मिल जाएगी ये। और एक और थी, आई थिंक एक और मैंने लिखी नहीं, हाँ, ADHD एंड लविंग इट, ये डॉक्यूमेंट्री है, ADHD एंड लविंग इट। इसमें जो पर्सन खुद पीड़ित है, मेल, उसने अपना सफर बताया है और वो मैरिड भी है, वाइफ के साथ है, तो पूरा एक मिल जाएगा पेरेंट्स को ओवरव्यू पूरा ADHD के ऊपर। और इसमें जितने हर्बल्स दे सकते हैं ना पेरेंट्स घर में ग्रो करके ऑर्गेनिक वे में, उतने दें। आज की डेट में हर कोई फार्मिंग अपने घर पे कर चुका है शुरू, तो अगर ये पेरेंट्स भी कर लें तो बेस्ट वे क्योरिंग हो जाएगी। इसके बाद इनके लिए योगा क्लासेस, अब स्पिरिचुअल बेसिस पे बता देती हूँ, ये प्रैक्टिसेस भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बच्चों को एक तो कहा जाता है कि योगा क्लासेस एंड मेडिटेशन क्लासेस देनी चाहिए। पहला, योगा क्लासेस इसीलिए क्योंकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ओपन होती है, वो ओपन होना शुरू करते हैं, योगा हमेशा हेल्प करती है। सेकेंडली, मेडिटेशन में फर्स्ट 3 वीक्स चाहे 5 मिनट के लिए 10 बार उनसे ओम बुलवाएं और खुद भी उपचार करें। वो इसीलिए क्योंकि ओम अपने आप में हीलिंग बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेकर के आता है, और जब भी इसका कोई उपचार करता ना तो बच्चा बैलेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे इम्बैलेंसेस की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जब जी, जी। बच्चा बैलेंस होना शुरू करेगा, आहिस्ता 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 वो अपनी हीलिंग पावर्स वापस लेके आता है, वो बहुत सारी चीज़ों को दोबारा लेकर के आता है, जिससे क्योरिंग बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि बच्चे में खुद में ही पावर नहीं होगी तो क्योर कहाँ से करेंगे, जो मर्जी दे दीजिए उसको। इसके बाद उसको रोज नंगे पैर हो सके तो मिट्टी में चलाएं या कहीं पार्क में ले जाएं, पार्क में ले जाकर उसके साथ वॉक कीजिए सुबह और शाम। थर्ड, उसको कार्ड्स दीजिए, गिफ्ट्स दीजिए, चाहे कार्ड्स दीजिए, पर उनमें लिखा होना चाहिए एफर्मेशन जो उसको आगे मोटिवेट करता है हमेशा। एक बुक होती है, छोटी सी नोटबुक्स आती हैं, एक आती है एफर्मेशन की छोटी छोटी पॉकेट साइज बुक्स, एक होती है जिसमें हम लिख सकते हैं। उसके पॉकेट में एक ऐसी कोई नोटबुक चाहे क्रिएट करके रख दें, चाहे आप बाय करके रखें, जिसमें एफर्मेशन लिखा हुआ हो, नीचे वो बच्चा 3 बार लिख सके। इट मीन्स जब भी बच्चा किसी एंजाइटी को फील कर रहा है या सैड फील कर रहा है, कुछ भी फील कर रहा है, वो उसी वक्त उस एफर्मेशन को निकालेगा, लिखना बोलेगा और लिखना शुरू कर देगा। वो प्रैक्टिस करवाएंगे पेरेंट्स, तभी वो आगे उसकी नॉर्मल अपने आप से होनी शुरू होगी। इसके अलावा जितना ज़्यादा उसको रिलीजन बेस्ड आप बना सकते हैं, यानी रिलीजन वाले एनवायरनमेंट में मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, उनमें सेवाओं में लगाओ, वहाँ की वाइब्रेशंस आपके बच्चे को बहुत पॉजिटिव कर देती हैं। और उससे बच्चे में मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे बीमार से बीमार लोग भी सिर्फ वहाँ पर जाकर दिल से काम करने की वजह से फैमिली के साथ ठीक होते जाते हैं। उनकी मेडिसिन अगर दे रहे हैं, उनका कोई भी आप पार्ट क्योरिंग का चला रहे हैं, वो भी बहुत स्ट्रांगली उन पर इफेक्ट करना शुरू करता है। जहां नॉर्मल बच्चों को 10 साल लग जाएंगे, वो बच्चा 2 साल में क्योर होकर आ जाएगा वापस। जी। ये चीजें करना शुरू करें। सन के बीच में बिठाएं, जब मॉर्निंग में सन आता है और नॉर्मल उसकी हीट होती है तब भी बिठाएं। अगर जैसे सर्दियां हैं तो अभी भी बिठा सकते हैं। अब जब आई थिंक 11 से लेकर के 3 बजे तक सन रहता है छत पर, तब भी बिठाएं। और पूरी सन की जो एनर्जी है वो उसकी बॉडी सोक कर सके, उसको ऐसे कपड़े पहनाएं। और रात को शाम के वक्त उसको पूरे मून के नीचे बिठाना है, चाहे मून आधा है चाहे पूरा, उसको मून की एनर्जी देनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा से बच्चे को कमरे के अंदर नहीं रखना है, खुले आसमान के नीचे रखना है, प्ले ग्राउंड्स में रखना है, करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है। दिस इज़ द ओनली क्योर फॉर देम। अगर ये क्योरिंग कर लेते हैं, पेरेंट्स कैन हैव द बेस्ट थिंग। और सॉसेस नहीं देनी है, जैसे कि सैलेड दे दिया, उसमें सॉस डाल दी, नूडल्स दे दिए, सॉस डाल दी, चाहे घर में ही बना के करें, नहीं देनी। सॉसेस जितनी ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके उनके खाने में से, नेचुरल देना है जो भी देना है। मसाले नहीं देने उनको ज़्यादा, देने हैं नमक दीजिए, हल्दी दीजिए, मिर्च बिल्कुल मत दीजिए, मिर्च बिल्कुल मत दीजिए। जब आपने इन चीज़ों का डिडक्शन करना शुरू कर दिया, आपके बच्चे में अपने आप आपको रिजल्ट दिखने मिल जाएंगे। दीज आर फ्यू थिंग्स जो अगर सुन लें, पेरेंट्स कर लें, तो आई रियली फील कि उनको बहुत अच्छी ब्लेस्ड लाइफ मिल जाएगी बच्चों को। एंड मदर्स, येस, एक्सेप्ट करना शुरू करें दैट योर चाइल्ड नीड्स योर हेल्प,
एंड फादर्स भी एक्सेप्ट करना शुरू करें कि वो आप ही का बच्चा, आपकी हेल्प के बिना वो नहीं कुछ कर पाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका रितिका जी। आपने एक लगातार बोलकर इस मामले को बिल्कुल क्लियर किया कि एक-एक चीज़ जो है वो छोटे से लेके बड़े उम्र तक के बच्चों के लिए कैसे एडीएचडी प्रॉब्लम बनती है और कैसे एडीएचडी जो है वो हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, पेरेंट्स कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बच्चे जब पेरेंट्स गलत ढंग से ट्रीट करते हैं तो बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। वो एडीएचडी क्यों क्योर नहीं हो पाती और जब आपके बताए हुए तरीकों से लोग क्यों उसको ट्रीट करना शुरू करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपकी दी हुई जानकारी लोगों को पसंद आई होगी। आपका थैंक यू। तो ये थे ऋतिका बर्मन जी, इन्होंने दी हुई जानकारी मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोग इन समस्याओं से लड़ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं चल पा रहा कि उनकी असल समस्या क्या है। अगर अगर आपकी शेयर की हुई वीडियो कुछ चंद लोगों को भी मिलती है और वो देख के अपनी समस्या को पहचान लेते हैं और उसमें उसपे काम करके ऋतिका बर्मन जी के बताए हुए तरीकों से काम करके उसको ठीक कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हिंदी, न्यूज़ एशिया पंजाबी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।